है आप लोग का। आज हम लोग बात करने वाले हैं जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जे थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं, जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटर रेजिन मॉडल बोलते हैं, या फिर सिंपली उसको वाटरमेलन मॉडल भी हम लोग बोलते हैं। तो देखो यार, थॉमसन का मॉडल क्या था उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एक एटम एक स्फेयर होता है। ओके, सिंपली एक स्फेयर होता है जिसमें यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह बराबर, है ना, हर जगह बराबर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। यानी कि एक एटम एक पॉजिटिव स्फेयर है और उसका मास यूनिफॉर्म है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी किसी जगह पे, छोटे छोटे फॉर्म्स में, जैसे कि वाटरमेलन के बीज होते हैं, है ना, उसी तरह से। इसलिए इसको हम लोग सीधा सीधा वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये पहला ड्रॉबैक। और दूसरा कि रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल के स्कैटरिंग मॉडल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब आते हैं रदरफोर्ड मॉडल पे। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक लेड ब्लॉक में अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, जो कि होता क्या था, हीलियम के न्यूक्लियाई होते थे, जिसका मास 4 यूनिट होता था और चार्ज +2 यूनिट होता था। और देखो यार, इस एक्सपेरिमेंट में सिंपली उन्होंने इस हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग को गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया था। किसके थ्रू? एक स्लिट के थ्रू उन्होंने पास कराया था गोल्ड फॉइल पे, जो कि कवर थी चारों तरफ से एक जिंक सल्फाइड के लेयर से, जो कि एक फ्लूरोसेंट लेयर होती है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो जब रेज स्लिट से होते हुए इस गोल्ड फॉइल पे टकराई तो कुछ ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? पहला, कि ज़्यादातर रेज जो थी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पार हो जा रही थी, है ना, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, कि बहुत कम रेज जो हैं वो बहुत छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। और तीसरा, लगभग 20,000 में से सिर्फ -1 रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही थी 180 डिग्री के एंगल से। तो इससे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके हिसाब से पहला चीज़ ये है, एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है क्योंकि ज़्यादातर रेज अनडिफ्लेक्टेड पार हो रही थी। दूसरा, कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो किसी ऐसी चीज़ के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहे थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज थे, है ना। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत छोटी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस एटम के सेंटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना। और ये न्यूक्लियस का जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है ना। जो रेडियस है एटम का वो होगा लगभग 10⁻10 मीटर्स, लेकिन जो इसके न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो होगा 10⁻⁻15। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है कि जो एटम है वो उसका मास यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि उसके न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। ओके, इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि ये एटम की स्टेबिलिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ने ये थ्योरी दी थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी वजह से उन्हें हम लोग प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ओवरकम हो गया और एटम स्टेबल था। लेकिन इस बात को भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो दी थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, उसकी वजह से ये थ्योरी भी कैंसिल हो गई और फाइनली ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। और इसके बाद आई थी बोर्स मॉडल। लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दोनों नेचर के बारे में, पार्टिकल और वेव। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विजुअल लर्निंग को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर, जितने भी एनिमेशंस हैं बहुत अच्छे एनिमेशंस हैं, आपको समझने में भी हेल्प हुई होगी। तो आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग